नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज हम लोग अक्टूबर 2024 के प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन को कवर करेंगे और इस पूरे बुक के निचोड़ को, यानी इस बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उनको हम लोग 110 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर आप एक बार यह वीडियो देख लेते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके यह वीडियो बनाया गया है और सारे कंटेंट आपको एमसीक्यू के माध्यम से, फिर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और इमेजेस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 15 अगस्त 2024 को मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम इस वर्ष क्या रखी गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, विकसित भारत, अतुल्य भारत, अभिनव भारत या आत्मनिर्भर भारत। तो सही उत्तर है दोस्तों विकसित भारत। इमेजेज में आप देख सकते हैं, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय विकसित भारत रखा गया था। यह विषय भारत सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी यानी 100 वर्ष भी है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 को देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 10वीं बार ध्वजारोहण किया। तो ऑप्शन है आपके सामने 10वीं बार, 12वीं, 11वीं या 13वीं। तो सही उत्तर है दोस्तों लगातार 11वीं बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट दिया गया है जिसमें आपको दिखाया गया कि सर्वाधिक बार किसने ध्वजारोहण किया है। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार ध्वजारोहण कर 98 मिनट तक राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया, जो प्रधानमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर उनका सबसे लंबा संबोधन है। तो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बीट किया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने कितनी बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया है। तो सबसे ऊपर है जवाहरलाल नेहरू जो 17 बार किए हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी का स्थान आता है 16 बार और तीसरे नंबर पर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 11 बार अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा संबोधन था जो कितने मिनट का था? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा 98 मिनट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यायालय ने आरक्षण के मामले में राज्यों को अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों में उपवर्गीकरण का अनुमति प्रदान करते हुए अपना ही 20 वर्ष पुराना फैसला पलट दिया? तो ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो सही उत्तर है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या है ये मामला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए तय आरक्षण की जो सीमा तक इन जातियों का उपवर्गीकरण कर आरक्षण के अंदर आरक्षण लागू करने की अनुमति राज्यों को प्रदान कर दी है। पहले यह संसद के द्वारा निर्धारित होता था। 2 अगस्त 2024 को इस आशय का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से अपना ही 5 सदस्यीय पीठ का EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 20 वर्ष पुराना यानी 2004 का एक फैसला पलट दिया है। दोस्तों, किसी भी बेंच की सर्वोच्च न्यायालय में ना आपको फैसला पलटना है ना, तो पिछले बेंच जो है उससे ज़्यादा की संख्या होनी चाहिए। तो पिछला बेंच 5 सदस्यीय जो था, तो 7 सदस्यीय न्यायपीठ ने इस फैसले को पलटा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है, ये आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो अगस्त में 3 वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो 14 अगस्त 2024 को भारत में 3 और आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स को 2024 में ही रामसर स्थलों के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें देश में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या अब 85 हो गई। पहले 82 था और 3 शामिल हो जाने से अब 85 हो गई है। रामसर स्थलों की सूची में डाले गए जो 3 नए आर्द्रभूमि क्षेत्र शामिल हैं वो हैं, इसमें 2 तमिलनाडु के हैं। कौन कौन? तो नंजारायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, दूसरा जो है तमिलनाडु का काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, और तीसरा है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। इसी वर्ष इससे पूर्व बिहार स्थित, आपको याद करना होगा क्योंकि आगामी बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। और पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब बिहार के 2
पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में डाला गया, आर्द्रभूमि क्षेत्र में डाला गया था। तो बिहार के ये दो है, नागी जलाशय और नकटी जलाशय को, तथा उससे पूर्व 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो अभी तक इसी साल 10 साइट्स को शामिल किया जा चुका है भारत के, ठीक है। और कुल जो संख्या अब 85 हो गई है, जिनका कुल क्षेत्रफल 13,58,068 हेक्टेयर है भारत में। भारत के 85 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 18 जो है तमिलनाडु से है पहले स्थान पर, दूसरे जो स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश, वहाँ के 10 रामसर स्थल है। वेटलैंड्स को महत्व को समझते हुए इनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल में हुए थे। उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्रों की पहचान की गई, इन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। भारत 1982 में ही रामसर स्थल में शामिल हुआ था और भारत के सभी 85 रामसर स्थलों की सूची जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शामिल किए गए रामसर स्थलों की सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो यहाँ देख सकते हैं, नंजारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा जलाशय मध्य प्रदेश, तो ये सभी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शामिल किए गए रामसर स्थलों की सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 3 है, उसके बाद आपको विकल्प चुनना है। तो वर्ष 2024 के दौरान अब तक 10 आर्द्रभूमि क्षेत्र रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो ये सही है कथन। दूसरा कथन है, देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब 95 हो गई है, जिनका कुल क्षेत्रफल 13,58,068 हेक्टेयर है। तो आप याद करिएगा, ये कथन 2 तो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, तो मैं क्लियर करूंगा। और तीसरा कथन है, भारत के कुल रामसर स्थलों में सर्वाधिक 18 तमिलनाडु में व दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों, देश में जो दूसरा कथन है ना, वो गलत है। यानी देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 95 नहीं बल्कि 85 हो गई है। कुल क्षेत्रफल तो 13,58,068 हेक्टेयर सही है, लेकिन कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 है। तो कथन 2 गलत है और बाकी 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी जो विकल्प है 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के वायनाड जिले में हुए भारी वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में भारी तबाही मचाई? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या उत्तराखंड? तो केरल के वायनाड जिले में। केरल के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वायनाड जिले में भारी वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर 30 जुलाई 2024 को तड़के हुए भूस्खलन में भारी तबाही मचाई और इस त्रासदी में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रदान किए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, भारत का नक्शा है, उसमें केरल को सर्कल किया गया है और केरल में वायनाड कहाँ पे है आप ऊपर में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल में वायनाड में भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को तथा घायलों को क्रमशः कितनी अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रदान करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की? तो मारे गए लोगों को 2 लाख और घायलों को 50,000, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न, केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और एक आवागमन संचार के लिए भारतीय सेना द्वारा बनाए गए आपातकालीन बेली ब्रिज काफी चर्चा का विषय रहा। इन पुलों का आविष्कारक माना जाता है, किन्हें माना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, डोनाल्ड कोलमैन बेली। बेली ब्रिज एक प्रकार का मॉड्यूल ब्रिज है जिसके हिस्से पहले से बने होते हैं, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ने पर जल्दी से जोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आविष्कार करने का श्रेय डोनाल्ड कोलमैन बेली नाम के एक अंग्रेज सिविल इंजीनियर को जाता है। भारतीय सेना द्वारा वायनाड में भूस्खलन के बाद राहत अभियान के समय मुंडकई गांव तक पहुंचने के लिए बेली ब्रिज बनाया गया था, इसीलिए यह चर्चा में रहा था। तो याद रखिएगा, डोनाल्ड कोलमैन बेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित अखिल भारतीय रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 कथन दिए गए, उसके बाद विकल्प दिया गया। कथन देखते हैं। पहला कथन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की ऐसी रैंकिंग वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। दूसरा कथन है, इंडिया रैंकिंग 2024 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF के तहत 16 विभिन्न श्रेणियों में जारी की गई है। तो ये दोनों कथन सही है दोस्तों अभी तक। तीसरा कथन है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी तथा स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणियों को इस वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। पहले 13 श्रेणियों में जारी किया जाता, अब 16 हो गया, तो ये भी सही है। चौथा कथन है, संस्थानों को यह ऑल इंडिया रैंकिंग 5 विभिन्न मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो ये चारों ही कथन सत्य है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 और 4 उपरोक्त सभी सही है।
यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में इंडिया रैंकिंग क्या है। तो महाविश्व इंडिया रैंकिंग 2024 के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, चिकित्सकीय एवं प्रबंधन संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2024 की अखिल भारतीय केंद्रीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 अगस्त 2024 को जारी की। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग, ऐसी रैंकिंग विगत 9 वर्षों से यानी 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। इंडिया रैंकिंग 2024 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत 16 विभिन्न श्रेणियों, कौन कौन श्रेणी, तो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला एवं नियोजन, विधि संस्थानों, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा इनोवेशन आदि में निर्धारित की गई है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी तथा स्किल यूनिवर्सिटी श्रेणियों को इस वर्ष ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया। इन 3 श्रेणियों को इस बार पहली बार शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों को यह ऑल इंडिया रैंकिंग जो है निम्नलिखित 5 विभिन्न मानकों के आधार पर प्रदान की जाती है। कौन से वो मानक है, तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरा है ग्रेजुएशन एंड आउटकम, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और 5वां है परसेप्शन। ठीक है, ये तो कितने परसेंटेज में भी यहाँ पे दिखाया गया। तो इन 5 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन से वो संस्थान है, IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली, तो सही उत्तर है दोस्तों IIT मद्रास। इंडिया रैंकिंग 2024 में ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास को ही शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 से लगातार 6ठा वर्ष है जब इसे यानी IIT मद्रास को देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान माना गया है। ओवरऑल इन 16 जो श्रेणी है उनमें सब में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान जो है बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ही इस वर्ष भी प्राप्त हुआ है और पिछले 2 सालों से इसे द्वितीय स्थान प्राप्त होते आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल श्रेणी में 10 शैक्षणिक संस्थान का लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और तीसरे नंबर पर IIT बॉम्बे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके पूरे को अच्छे से समझ सकते हैं। टॉप 3 जो है जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में यूनिवर्सिटी श्रेणी में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, IISc बेंगलुरु, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली या BHU बनारसी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों IISc बेंगलुरु को यूनिवर्सिटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान, शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और यह लगातार 9वें वर्ष यूनिवर्सिटी श्रेणी में IISc बेंगलुरु टॉप किए हैं, जबकि JNU तथा जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इस श्रेणी में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 3 IISc बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया टॉप 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में कॉलेजों की श्रेणी में किस कॉलेज को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कॉलेज की श्रेणी में तो सही उत्तर है तो हो जाएगा दोस्तों इसका हिंदू कॉलेज दिल्ली। कॉलेजों की श्रेणी में दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज इस वर्ष पहली बार पहले स्थान पर है। विगत 7 वर्षों से यानी 2017 से 23 तक पहले स्थान पर रहा मिरांडा हाउस दिल्ली कॉलेज को इसने विस्थापित किया है। मिरांडा हाउस व दिल्ली स्थित सेंट स्टीफेंस कॉलेज इस क्रम में दूसरे और तीसरे स्थान पर। यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्थान पर कॉलेजों की श्रेणी में। ठीक है, आप इसको मिक्स मत करिएगा। कॉलेज श्रेणी, यूनिवर्सिटी श्रेणी, ओवरऑल रैंकिंग हर क्षेत्र में ये टॉप दिया जाता है। तो हिंदू कॉलेज दिल्ली पहले स्थान पर, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली दूसरे स्थान पर और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली तीसरे स्थान पर। तीनों ही जो टॉप 3 है वो दिल्ली के ही कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में किस इंजीनियरिंग संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास अगर ओवरऑल में टॉप पे है तो इंजीनियरिंग में तो टॉप में होगा ही, तो आप बेझिझक IIT मद्रास को दे सकते हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंजीनियरिंग वर्ग में पहले सभी 8 स्थानों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ही हैं। ठीक है, IIT ही टॉप है। इस वर्ष 2024 की इस वर्ग में IIT मद्रास पहले, IIT दिल्ली दूसरे व IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर है। और पिछले लगातार 5 वर्षों की इंडिया रैंकिंग में पहले 3 स्थान इन्हीं के रहे हैं। IIT मद्रास पिछले लगातार 9 वर्षों में इंजीनियरिंग संस्थानों में पहले स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 8 इंजीनियरिंग संस्थान इंडिया रैंकिंग 2024 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट श्रेणी में
किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद। मैनेजमेंट वर्ग में आईआईएम अहमदाबाद इस वर्ष भी पहले स्थान, आईआईएम बेंगलुरु दूसरे स्थान तथा आईआईएम कोझिकोड तीसरे स्थान पर है। पिछले 4 वर्ष की इंडिया रैंकिंग में इस श्रेणी में पहले 3 स्थान इन्हीं संस्थानों के रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 मैनेजमेंट यानी प्रबंधन संस्थानों की सूची। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो एक तरफ श्रेणी दिया गया है, दूसरी तरफ प्रथम स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन ए है फार्मेसी में टॉप पे कौन है? तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली। वास्तु में कौन है? तो आईआईटी रुड़की। विधि में कौन है? तो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई जो है, ये सभी अपने श्रेणी में टॉप पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में मेडिकल संस्थान श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेडिकल में कौन है? तो ऑल इंडिया अखिल भारतीय यानी एम्स जो है, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली जो है वो टॉप पे है मेडिकल श्रेणी में। ठीक है, दूसरे स्थान पर पीजीआई चंडीगढ़ तथा तीसरे स्थान पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है। पिछले लगातार 5 वर्षों की इंडिया रैंकिंग में भी इस श्रेणी में पहले 3 स्थान इन्हीं के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2024 में कृषि विश्वविद्यालय श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना या बीएचयू बनारसी। तो सही उत्तर है दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली टॉप में है कृषि विश्वविद्यालय श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों झारखंड में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कम आय वर्ग के परिवारों की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधानसभा चुनावों में 3 माह पूर्व ही झारखंड सरकार द्वारा यह योजना अगस्त 2024 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन करने वाली 21 से 50 वर्ष आयु की वर्ग की पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। महिला के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना की 1000 की पहली जो किस्त का वितरण भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अगस्त माह में ही कर दिया गया है। ठीक है, तो झारखंड में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो कि 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 1000 महीना दिया जाएगा। संक्षेप में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-08 का प्रक्षेपण किया है? SSLV D3, PSLV C64 या GSLV C68? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों SSLV D3 यानी शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या है ये SSLV D3। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने देश में ही 9 विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे नाम दिया गया SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका D3 का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 16 अगस्त 2024 को किया। और इस उड़ान के जरिए यानी SSLV D3 के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-08 तथा एक स्टार्टअप कंपनी के छोटे सैटेलाइट SRO डेमोस्टेट का प्रक्षेपण किया गया। EOS-8 को पृथ्वी की निचली 475 किलोमीटर ऊंची वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया और SSLV D3 की सफलता के बाद SSLV को पूरी तरह ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल गया है। SSLV की यह तीसरी उड़ान है। इसकी अन्य 2 उड़ान सफलतापूर्वक हो चुकी है। पहला जो था SSLV D1 7 अगस्त 2022 को, फिर दूसरा उड़ान SSLV D2 10 फरवरी 2023 को और अब SSLV D3 जो है 16 अगस्त 2024 को किए जाने के बाद अब यह परीक्षण का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। अब यह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, यानी छोटे हल्के जो सैटेलाइट है वो SSLV D3 के द्वारा ही किया जाएगा। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा
एसएसएलवी के जरिए 500 किलोग्राम तक वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में यानी 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक के कम लागत पर स्थापित किया जा सकेगा। इसके द्वारा उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो के पास 2 रॉकेट यानी जीएसएलवी और पीएसएलवी पहले से ही हैं और ये भारी भरकम रॉकेट है, ठीक है, तो उन्हें भेजने में खर्चा ज़्यादा आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण का बाजार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में तीसरे छोटे रॉकेट यानी एसएसएलवी का विकास इसरो ने किया है। तो अब भारत के इसरो के पास 3 रॉकेट है, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी। पीएसएलवी की लागत जहां 130 से 200 करोड़ तक की है, वहीं पीएसएलवी की लागत जो है 30 करोड़ में तैयार किया जा सकता है। पीएसएलवी की लागत 130 से 200 करोड़ है, वहीं एसएसएलवी यानी जो स्मॉल जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसे 30 करोड़ में ही तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रक्षेपित इसरो के प्रक्षेपण यानी SSLV-D3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन हम आपको देंगे, आपको सही उत्तर का चयन करना। पहला कथन है, इस उड़ान यानी SSLV-D3 की उड़ान के जरिए EOS-8 के साथ एक स्टार्टअप कंपनी के छोटे सैटेलाइट SRO डेमोस्टेट का प्रक्षेपण किया गया। तो अभी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा ये सही है। EOS-08 को पृथ्वी की निचली 475 किलोमीटर ऊंची वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। SSLV-D3 की सफलता के बाद एसएसएलवी को पूरी तरह ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल जाएगा। तो ये तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, 1, 2 तथा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बायो E3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन 17 से 23 अगस्त 2024 को कहां किया गया? तो यह किया गया है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। दिव्यांगजनों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, उन्हीं में यह एक दिव्य कला मेले का आयोजन है। दिव्यांगजनों के अद्वितीय कौशल एवं उद्यमशीलता का प्रदर्शन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में आयोजित इन मेलों में किया जाता है। इस श्रृंखला में 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में रायपुर में 17 से 23 अगस्त 2024 को किया गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में ऐसे पहले दिव्य कला मेले का आयोजन 2 से 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 अगस्त 2024 को की है? तो लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन किया गया है। कौन कौन से आप देख सकते हैं इमेजेस में। केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा केंद्रीय मंत्री ने की। अब यह नए जिले कौन कौन से हैं? तो जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा व चांगथांग। इससे पूर्व लद्दाख में 2 ही जिले लेह और कारगिल थे। 5 नए जिलों के गठन से इस केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। इससे केंद्र सरकार व लद्दाख प्रशासन के लोगों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये 5 के नाम आप याद रखिएगा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। पहले 2 थे, अब 5 के ऐड हो जाने से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए 12 सीटों पर 3 सितंबर 2024 को हुए उपचुनाव में भाजपा कितने सीटें भाजपा व सहयोगी दलों को प्राप्त हुई? तो 11 सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना परी की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया? तो चंद्रयान 3 जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन यह मनाया गया था, 23 अगस्त को। उस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता याद में 23 अगस्त 2023 को
आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया था, जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं का प्रतीक है। तो पहली बार यह मनाया गया 23 अगस्त 2024 को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ CPIM नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त 2024 को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें वर्ष 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1 मार्च 1944 को और मृत्यु 8 अगस्त 2024 को। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 23 अगस्त 2024 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश की यात्रा की? तो उस समय प्रधानमंत्री पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा किए थे। बी और सी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड व यूक्रेन की यात्रा 21 से 23 अगस्त 2024 को की। पोलैंड की उनकी यह यात्रा, जहां 45 वर्षों के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा थी, उनसे पूर्व 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। तो 45 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। और यूक्रेन की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ही यात्रा थी, पहली यात्रा यूक्रेन में भारतीय प्रधानमंत्री की। विदेश मंत्री एस जयशंकर व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस यात्रा में उनके साथ थे। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दोनों पक्षों ने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर गए। इससे पूर्व भारत के किस प्रधानमंत्री ने इस देश की यानी पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की थी? तो 1979 में मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 22 अगस्त 2024 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो चारों देखते हैं विकल्प। वारसा में गुड महाराजा स्क्वायर का अवलोकन श्री मोदी ने किया। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, गुजरात नवानगर, अब जिसे जामनगर कहा जाता है, के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जडेजा की स्मृति में यह स्थापित किया गया है। तो यह भी विकल्प सही है। जाम साहब को गुड महाराज के रूप में पोलैंड में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हुए लगभग 1000 यहूदी बच्चों को साइबेरिया से लाकर अपने राज्य में शरण दी थी तथा उनकी शिक्षा व रहन सहन के लिए अन्य जरूरी व्यवस्था की थी। तो ये तीनों ही विकल्प सही है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के यूक्रेन यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब सभी विकल्प को ध्यान से सुनिएगा। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए रेलगाड़ी से रवाना हुए, जो यूक्रेन के लिए रवाना हुए। ठीक है, पोलैंड से यूक्रेन गए। ठीक है, 22 अगस्त को रेल के द्वारा। जिस रेल फोर्स 1 से पोलैंड से क्यू की यात्रा श्री मोदी ने की, उससे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रा व जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहले यूक्रेन की यात्रा कर चुके थे। तीसरा ऑप्शन है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 से अलग स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए यूक्रेन की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ही यात्रा थी। और डी ऑप्शन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्यूब के आकार के 4 आपातकालीन पोर्टेबल अस्पताल भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट ई मैत्री यूक्रेन को सौंपी। तो उपरोक्त चारों ही विकल्प सही है। प्रधानमंत्री के यूक्रेन की यात्रा में ये चारों विकल्प जो दिए गए हैं वो सभी सही है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से 10 अगस्त 2024 के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किस देश या देशों की यात्रा संपन्न की? तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, इन तीनों की यात्रा उन्होंने संपन्न की। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने फिजी, न्यूजीलैंड व तिमोर लेस्ते की यात्रा की। 3 देशों की इस यात्रा के पहले चरण में 5 अगस्त को वो फिजी पहुंची। किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिजी की यह पहली ही यात्रा थी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से उन्हें सम्मानित किया गया।
इससे पूर्व 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी यह पुरस्कार फिजी के द्वारा प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फिजी के संसद को भी संबोधित इस यात्रा के दौरान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो फिजी ने यह सम्मान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 देशों की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आप सभी विकल्प को ध्यान से सुनिएगा। 3 देशों की इस यात्रा के दूसरे चरण में 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड पहुंची, तो यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जहां भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था, में राष्ट्रपति ने संबोधन भी किया, तो ये भी विकल्प सही है। तीसरा है ऑप्शन सी, 3 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में 10 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण पूर्वी एशिया देश तिमोर लेस्ते, जिसका पूर्व नाम पूर्वी तिमोर था, की राजधानी दिल्ली पहुंची। तो ये तीनों ही विकल्प सही है, यानी ऑप्शन डी सही होगा, सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में थाईलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो थाईलैंड की जो नई सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम है पेंटोगटार्न शिनावात्रा। 37 साल की है वहाँ की वो नई प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की, और 37-38 साल की है। थाईलैंड में विगत 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे श्रेया थाविसीनी को नैतिकता का पालन न करने के आरोप में संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटा दिए जाने के 2 दिन बाद ही संसद ने 38 वर्षीय पेंटोगटार्न शिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री 16 अगस्त 2024 को चुना है। 38 वर्षीय पेंटोगटार्न शिनावात्रा देश के पूर्व प्रधानमंत्री थक्सिन शिनावात्रा की सबसे छोटी बेटी है तथा थाईलैंड में प्रधानमंत्री पद संभालने वाली शिनावात्रा परिवार की तीसरी नेता है। इससे पहले इनकी बड़ी बहन भी यहाँ का प्रधानमंत्री बन चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के बीच किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत की यात्रा की? मलेशिया, वियतनाम, ताइवान या दक्षिण कोरिया? तो सही उत्तर है दोस्तों, वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 को की। दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वियतनाम को $30 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान करने पर दोनों देशों ने भारत ने सहमति जताई। आतंकवाद व साइबर सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने का भी फैसला इन वार्ता में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न वियतनाम के प्रधानमंत्री मिन चिन के भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद नीचे विकल्प चुनना है। पहला कथन है, वियतनाम में नहा त्रांग स्थित टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों ने किया, तो यह सही है। दूसरा कथन है, मणिपुर स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व हनोई स्थित वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के बीच सहयोग इस दौरान हुए, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, रेडियो एवं टेलीविज़न के क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती नई दिल्ली व वॉइस ऑफ वियतनाम हनोई के बीच सहयोग के सहमति पत्र इनमें शामिल है। तो ये तीनों ही कथन सही है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र की 30वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो 30वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में अनवर इब्राहिम ने भारत की यात्रा संपन्न की, ये किस देश के प्रधानमंत्री है? मलेशिया, वियतनाम, ताइवान या दक्षिण कोरिया? तो सही उत्तर है मलेशिया के प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। वियतनाम के प्रधानमंत्री फान चिन की यात्रा के 2 सप्ताह के पश्चात मलेशियाई प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 को विजिट मलेशिया वर्ष घोषित भी किया गया। द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सहयोग के 6 समझौतों पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए। हाल ही में किस देश में हुए हिंसात्मक आंदोलन से देश में तख्ता पलट हो गया? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या मालदीव? सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश।
बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हुए छात्र आंदोलन की परिणति प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के तख्तापलट में हुई। जनवरी 2024 में ही पांचवी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना ने त्यागपत्र देकर विमान द्वारा भारत रवाना हो गई, जहां हिंडन हवाई अड्डे यानी गाजियाबाद में विमान से उतरी, जहां राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे भेंट की। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर हुए छात्रों के उग्र प्रदर्शन और प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफा के बाद गठित अंतरिम सरकार का प्रमुख वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। इन्हें बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1983 में गरीब लोगों को आसान शर्तों पर छोटे ऋण देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद किसके नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया है? तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठन किया गया है। आप देख सकते हैं कि आए दिन बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हिंसक घटनाएं देखने को मिल रहे हैं, जिससे भारत के प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अब तो अमेरिकी चुनाव में भी यह पहुंच गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी भर्त्सना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश में गठित नए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनिस को चुना गया है। इन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा, वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है? तो एमपॉक्स को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में वर्चुअल प्रारूप में संपन्न हुआ? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत या फिजी? तो भारत की मेजबानी में यह वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का तीसरा शिखर सम्मेलन 17 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। भारत की मेजबानी में ही संपन्न इस शिखर सम्मेलन का थीम एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर था। ग्लोबल साउथ के 123 देशों के 173 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस भी सम्मेलन में शामिल रहे। चीन व पाकिस्तान को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की मेजबानी में संपन्न तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सभी विकल्पों को ध्यान से सुनिएगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विकासशील एवं कम आय वाले देशों को विकास के नाम पर ऋण देकर अपने जाल में फंसाने की चीन की नीति के प्रत्युत्तर में एक नई व्यवस्था वैश्विक विकास समझौता यानी ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा। दूसरा विकल्प है इस कोष के लिए $35 लाख की प्रारंभिक मदद की घोषणा भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। तीसरा विकल्प है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए सस्ती व जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक खेती के लिए प्रौद्योगिकी व अनुभव साझा करने की भी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो ये सारे ही विकल्प सही है ग्लोबल साउथ के तीसरे सम्मेलन के, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तीसरे सम्मेलन के बारे में। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की मेजबानी में संपन्न तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सारे विकल्प को एक बार फिर से सुनिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के देशों को एक मंच पर लाने तथा अपने दृष्टिकोण को साझा करने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है, ऑप्शन बी। यह पहल श्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित होने के साथ साथ भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर भी आधारित है। तीसरा विकल्प है इससे पहले भी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का पहला शिखर सम्मेलन 12 से 13 जनवरी 2023 को तथा दूसरा शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2023 को वर्चुअल प्रारूप में भारत की मेजबानी में हुए थे। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 20 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश के साथ तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। यहाँ समझते हैं क्या बात हुई। भारत और जापान के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 20 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ। इस वार्ता में जापान के रक्षा मंत्री किहारा
मिनोरू तथा विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा एवं भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। 2+2 वार्ता में क्या होता है, जिन देशों के बीच होती है उस देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के अपने समकक्षों के साथ एक ही टेबल पर ये चारों लोग मिलकर बात करते हैं। भारत और जापान के बीच यह तीसरी 2+2 वार्ता थी। दोनों देशों के बीच ऐसी पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नवंबर 2019 में नई दिल्ली में तथा दूसरी सितंबर 2022 में जापान के टोक्यो में आयोजित हुई थी। जापान के अतिरिक्त जो भारत है वह अमेरिका, रूस व ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत द्वारा की जाती है। अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसके साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत ने शुरू की थी। तो वर्तमान में 4 देशों के साथ करता है भारत। कौन कौन? अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और क्यों है 2+2? क्योंकि दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण को मंजूरी दी है? तो चीन ने दी है। हाल ही में चीन ने 5 स्थानों पर 11 नए परमाणु रिएक्टरों के निर्माण की मंजूरी दी है, जिसमें कुल निवेश लगभग 220 बिलियन युआन अनुमानित है। कुर्स्क क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। यूक्रेनी, और इसलिए चर्चा में था कि यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए थे, जो 2022 में शुरू हुए इस युद्ध के बाद से रूसी क्षेत्र में यूक्रेन की सबसे बड़ी घुसपैठ है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में भी कुर्स्क कहाँ पे है, ठीक है। तो यूक्रेन और रसिया की बॉर्डर, और ये रूस का क्षेत्र है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। और हाल ही में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन और प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद सेंट मार्टिन द्वीप सुर्खियों में आ गया है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब स्थित है। यह बांग्लादेश के कॉक्स बाजार टेक्नॉफ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। हाल ही में किस देश ने अपने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के कुछ समय बाद महाभूकंप एडवाइजरी जारी किया? तो जापान में इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। हाल ही में किस देश ने नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़े मानव रहित कार्गो ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो यह चीन ने किया है। चीन की सरकारी वित्त पोषित सिचुआन टेंगडेन साइंस टेक इनोवेशन कंपनी ने इस दोहरे इंजन वाले कार्गो ड्रोन का विकास किया है। हाल ही में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में संपन्न हुई। 27 जुलाई 2024 को संपन्न हुई, जिसका विषय था विकसित भारत एट 2047। 27 जुलाई 2024 को शासी परिषद की आयोग के ने 2047 तक $30 ट्रिलियन की व्यवस्था का लक्ष्य रखा है। 57 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सारे विकल्प को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों व 6 केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों ने भाग लिया, तो यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है विपक्ष शासित राज्यों में केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुई, जबकि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, पंजाब व झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया, तो ये भी विकल्प सही है। ऑप्शन सी है नीति आयोग की शासी परिषद में आयोग के पूर्वकालिक सदस्यों के साथ साथ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं, तो ये तीनों ही विकल्प सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध बैंकों को अपनी इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी 75% से कम करने के लिए समय सीमा में कितने वर्ष की वृद्धि कर दी है? तो 2 वर्ष की वृद्धि कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली निर्यात की घोषणा की है? तो नेपाल ने। नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 19 अगस्त को नई दिल्ली में अपने नेपाली समकक्ष आरजू राणा देउबा से मुलाकात करके यह जानकारी दी। पहले चरण में बिहार व हरियाणा के लिए 251 मेगावाट निर्यात के लिए अनुमति सीमा पार व्यापार के लिए अधिकृत प्राधिकरण ने की है।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी जैसे विषयों पर देश में महिलाओं व पुरुषों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह जारी किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। क्या है ये सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट में जिसमें क्या बातें कही गई है, इस बार हम लोग देख लेते हैं। भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 इस शीर्षक से प्रकाशित इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2023, यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार 2036 तक भारत की कुल जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंचने की आशा है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात जो 2011 में 48.5 था, उसमें मामूली वृद्धि होकर 48.8 हो जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फर्टिलिटी में गिरावट के कारण 15 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या का अनुपात जहां इस अवधि में घटेगा, वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि होगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट इस शीर्षक से जो प्रकाशित किया गया, इसमें वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या, तो ठीक ही है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक से वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितने करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है? तो 152.2 करोड़ का अनुमान लगा है। नेक्स्ट, जनवरी से जून 2024 की पहली छमाही तक के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून के दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार में 5.3% की वृद्धि के साथ 62.5 अरब डॉलर हो गया है, जबकि चीन के साथ यह 58.6 अरब डॉलर रहा, यानी पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। रिपोर्ट के अनुसार इन 6 महीनों में चीन के लिए भारत के वस्तुगत निर्यात 8.5 अरब डॉलर के थे, जबकि चीन से आयात 50.1 अरब डॉलर रहा। तो चीन के साथ व्यापार में भारत को हमेशा व्यापारिक घाटा रहता है, और इसी प्रकार चीन से सर्वाधिक आयात होने के साथ साथ चीन के साथ 2024 की पहली छमाही में 41.6 अरब डॉलर का व्यापार घाटा भी सबसे अधिक है। संदर्भित छमाही में अमेरिका के साथ 62.5 अरब डॉलर के व्यापार में भारत जो है हमेशा प्लस में रहता है, यानी भारत अमेरिका को निर्यात करता है, और इस दौरान 41.6 अरब डॉलर का निर्यात भारत ने अमेरिका को किया, जो किसी अन्य देश से किए गए निर्यात से सर्वाधिक है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि आकलित की गई है? तो 6.7% की वृद्धि आकलित की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की जीडीपी की वृद्धि दर साल दर साल दिखाया गया, ऊपर में 2012 से लेके 2023 तक ये वार्षिक दर है, और नीचे आपको 2022-23 का क्वार्टरली, फिर 23-24 का क्वार्टरली, फिर 24-25 का क्वार्टरली यहाँ देख सकते हैं 6.7% 2024-25 की पहली तिमाही में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत में नेपाल के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल के नए राजदूत हैं शंकर शर्मा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन महीनों में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उसमें भारत में नेपाल के नए राजदूत शंकर शर्मा, संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि प्रवर्तनेनी हरीश को चुना गया है। भारतीय स्टेट बैंक में नए प्रबंध निदेशक कौन है? तो राणा आशुतोष कुमार सिंह। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यानी सिडबी का चेयरमैन मनोज मित्तल। संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को। और सीआईएसएफ का नया महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी को। उसी तरह प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक राहुल नवीन को। तो एफटीआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का नया निदेशक धीरज सिंह को बनाया गया है। आर्मी मेडिकल सर्विसेज का महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को बनाया गया है। तो वहीं भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव है। उसी तरह देश के नए गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव है। और उसी तरह देश के नए रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही महत्वपूर्ण पद है। भारत के नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, देश के नए गृह सचिव
गोविंद मोहन और देश के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। ये तीनों को आप जरूर कम से कम याद रखिएगा। एक बार मैं क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, आपको सारे ही नियुक्तियां याद हो जाएंगी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने देखा था चार्ट में कि पर्वतनेनी हरीश को नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक पर्वतनेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत के नए प्रतिनिधि होंगे। इस पद पर उन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है, ठीक है। और भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी पी हरीश यानी पर्वतनेनी हरीश इस नियुक्ति से पूर्व जर्मनी में भारत के राजदूत थे। अब वह यहाँ आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राणा आशुतोष सिंह जो है वह नए प्रबंध निदेशक चुने गए हैं। और इन परिवर्तनों के पश्चात बैंक में यानी एसबीआई में प्रबंध निदेशक का एक पद अभी भी रिक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के 4 पद होते हैं। इनमें से एक CS सेठी जो वरिष्ठतम MD थे, ने बैंक के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। इसी के कारण यह पद खाली हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक यानी सिबडी का नया चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हमने चार्ट में देखा था प्रीति सूदन जो है 29 नवंबर 2022 से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सदस्य रही श्रीमती प्रीति सूदन को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और 64 वर्षीय प्रीति सूदन ने अपना यह दायित्व 1 अगस्त से ही संभाला। इस पद पर वो मनोज सैनी जी, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे दिया था, का स्थान इन्होंने लिया है। तो यूपीएससी की नए अध्यक्ष प्रीति सूदन है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे BSF यानी सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हमने चार्ट में चर्चा भी किया था। दलजीत सिंह चौधरी जो है वह BSF यानी नए महानिदेशक BSF के चुने गए हैं। इस पद पर नितिन अग्रवाल का उन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी को चुना गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन जो है वो प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह चुना गया है धीरज सिंह को। और इस नियुक्ति से पूर्व धीरज सिंह जो थे वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक थे। FTII के निदेशक पद पर संदीप सहारे का स्थान धीरज सिंह ने लिया है और उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्मी मेडिकल सर्विसेज के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो साधना सक्सेना नायर जो है बन गई है और इस पद पर नियुक्ति होने वाली वो पहली महिला है। इमेजेज में आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देश के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमने चर्चा किया था चार्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। TV सोमनाथन, गोविंद मोहन, राजेश कुमार सिंह या राजीव गुप्ता? तो देश के नए कैबिनेट सचिव है TV सोमनाथन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी डॉक्टर TV सोमनाथन देश के नए कैबिनेट सचिव हैं। इस पद पर वह राजीव गुप्ता का स्थान लिए हैं। डॉक्टर सोमनाथन इस नियुक्ति से पूर्व वित्त सचिव के रूप में कार्यरत थे तथा कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर उनकी यह नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। कैबिनेट सेक्रेटरी का पद जो होता है भारत में सिविल सेवा का सर्वोच्च पद होता है। आप सिविल सेवा के माध्यम से यानी यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप जो सर्वोच्च पद पे जा सकते हैं वो पद है देश का कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TV सोमनाथन कैबिनेट सचिव है और गोविंद मोहन देश के नए होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के अधिकारी गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर अजय कुमार भल्ला का स्थान उन्होंने लिया है और इससे पूर्व वह संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी थे। तो गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में देश के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन, गोविंद मोहन, राजेश कुमार सिंह या अरमाने गिरिधर। तो टीवी मोहन जो है वो नहीं होंगे, गोविंद मोहन भी नहीं होंगे, तो राजेश कुमार सिंह जो है वो चुने गए हैं देश के नए रक्षा सचिव। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के केरल कैडर के राजेश कुमार सिंह जो है उन्होंने अरमाने गिरिधर का स्थान लिया है इस पद पर। इमेजेस में आप इनको देख सकते हैं, देश के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। तो देश के नए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, देश के नए गृह सचिव गोविंद मोहन और देश के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में हुए राज्यों के राज्यपाल में हुए नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो बहुत सारे राज्यपालों की हेराफेरी मतलब अदला बदली या नियुक्ति हुई है, तो उसको देख लेते हैं। झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है संतोष गंगवार को, तो सही है। महाराष्ट्र का नया राज्यपाल होंगे अब सीपी राधाकृष्णन और छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल है रमन डेका। ये सभी सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। असम का नया राज्यपाल और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो लक्ष्मण प्रसाद होंगे। राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया है हरिभाऊ किशन राव को और तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है विष्णुदेव वर्मा को, यानी सभी शुभ मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसी से रिलेटेड है, राज्यपाल से रिलेटेड है। सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है ओम प्रकाश माथुर को। तो मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है चंद्रशेखर एच विजयशेखर को। पंजाब का नया राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया है गुलाबचंद कटारिया को। तो वहीं पुद्दुचेरी का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो के कैलाश नाथन को, यानी उपरोक्त सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने जवानों को कीर्ति चक्र दिए जाने की घोषणा की गई? तो 4 को कीर्ति चक्र दिए जाने की घोषणा की गई और उनमें से 3 को मरणोपरांत दिए जाने की यह घोषणा की। 4 में से 3 को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा तथा 18 शौर्य चक्र भी दिए जाएंगे। इसमें 18 शौर्य चक्र में से 4 को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। कीर्ति चक्र पाने वालों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं और दाएं तरफ शौर्य चक्र पाने वालों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिन 4 जवानों को कीर्ति चक्र दिए जाने की घोषणा की गई उनमें से कितनों को मरणोपरांत यह कीर्ति चक्र दिया जाएगा? तो 3 जवानों को मरणोपरांत दिया जाएगा। कीर्ति चक्र किन्हें किन्हें दिया जा रहा है? कर्नल मनप्रीत सिंह सेना के हैं, मरणोपरांत। मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू सेना के हैं। राइफलमैन रवि कुमार सेना के हैं, मरणोपरांत इन्हें यह दिया जाएगा। और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं मजमील भट्ट जो कि मरणोपरांत दिया जाएगा, ये भी सेना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 78वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर कितने जवानों को कीर्ति तक शौर्य चक्र होगा? शौर्य चक्र दिए जाने की घोषणा की गई, तो 18 जवानों को शौर्य चक्र दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हाल ही में 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो 2022 के में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो देख लेते हैं। तो इस 70वें फिल्म पुरस्कारों की जो सूची है उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, मलयालम फिल्म है अट्टम को दिया गया है। ठीक है, जिसके निर्देशक है आनंद एकर्सी। और किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार दिया गया है हरिवानी फिल्म फौजा के लिए, जिसके निर्देशक प्रमोद कुमार हैं। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म दिया गया है कन्नड़ फिल्म कंटारा को। और उसी तरह राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस को। उसी तरह एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग्स और कॉमिक्स के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है हिंदी फिल्म शिवा को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसे दिया गया भाई? तो सूरज आर बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई, हिंदी फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया है। ठीक है, उसी तरह 70वें फिल्म पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कन्नड़ फिल्म कंतारा में भूमिका के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है नित्या मेनन फिल्म थिरुचित्रम्बलम के लिए, तमिल फिल्म, तथा मानसी पारेख, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। मानसी पारेख को फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह केसरिया के लिए दिया गया है। वहीं पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला है बॉम्बे जयश्री चायुम्बेल को दिया गया है। तो अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो
4 विकल्प दिए गए। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, तो ये सही है। इनमें फीचर फिल्मों के अतिरिक्त गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी के पुरस्कार शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। फिल्म निर्देशक राहुल रवैल फीचर फिल्म श्रेणी में, फिल्म निर्देशक डॉक्टर नील माधव पांडा गैर फीचर फिल्म श्रेणी में तथा वरिष्ठ पत्रकार गंगाधर मुदलियार सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन श्रेणी में ज्यूरी के अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये उपरोक्त सभी ही कथन विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 17वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो हम लोग ये चारों विकल्प की चर्चा करेंगे, तो चारों ही विकल्प सही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फीचर फिल्म श्रेणी के इस वर्ष के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मलयालम भाषा की फिल्म अट्टम, जिसका निर्देशक आनंद एकर्षि ने किया था, को दिया गया है, तो सही है। फीचर फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कन्नड़ फिल्म कंतारा में मुख्य भूमिका के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म थिरुचित्रम्बलम में भूमिका के लिए नित्या मेनन व गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस में भूमिका के लिए मानसी पारेख को संयुक्त रूप से दिया गया, तो ये भी सही है। और चौथा विकल्प ऑप्शन डी है, हिंदी फिल्म ऊंचाई के निर्देशन के लिए सूरज आर बड़जात्या को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, तो ये उपरोक्त चारों ही विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तो 17वें फिल्म के पुरस्कारों के संबंध में मिलान, कौन सा मिलान सत्य है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, गुलमोहर, जिसके निर्देशक थे राहुल वी चिट्टेला, तो ये सही मिलान सही है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कन्नड़ फिल्म कंतारा, ये भी मिलान सही है। और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, तो ये उपरोक्त तीनों ही मिलान सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं जो राष्ट्रीय फिल्मों से संबंधित है। आपको सही मिलान, कौन सा मिलान सत्य है, तो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म किसे, तो आयना, हिंदी और उर्दू में बनी फिल्म आयना, ये सही है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो मध्यांतर फिल्म जो कन्नड़ है ये, तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, तो मराठी जो डॉक्यूमेंट्री है मर्मर्स ऑफ द जंगल, ये उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। C8 क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है राहुल द्रविड़ को। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 26वें C8 क्रिकेट पुरस्कारों का वितरण किया गया। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को दिया गया, और पुरस्कारों की सूची जो है वो निम्न है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर विराट कोहली, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज मोहम्मद शमी, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। उसी तरह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज रविचंद्र अश्विन, तो वहीं पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट, और सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज टिम साउदी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर साई किशोर, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंदाना, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, तो स्मृति चिन्ह महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच हरमनप्रीत कौर का दिया गया। स्मृति चिन्ह दिया गया टाटा IPL के उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए श्रेयस अय्यर को, तो उसी तरह महिला टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ तेज दोहरा शतक शेफाली वर्मा को दिया गया। खेल प्रशासन का उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जय शाह को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से भी रिलेटेड है, सही मिलान करना है। तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज रविचंद्र अश्विन, सही है। पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट, ये भी सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 गेंदबाज टिम साउदी, तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर साई किशोर, सही है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज रविचंद्र अश्विन, ये भी सही है। और पुरुष T20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर फिल सॉल्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 गेंदबाज टिम साउदी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर साई किशोर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंदाना, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय गेंदबाज दीप्ति शर्मा, तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट,
गायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया, 2022 किसे प्रदान किया गया, तो सुधा रघुरामन को प्रदान किया गया। हाल ही में अंशुमन गायकवाड़ का निधन 71 वर्ष की आयु में हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे, तो वो हॉकी से संबंधित थे, और सॉरी क्रिकेट से संबंधित थे। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी थे। तो 1974 से 84 के दशक में भारत के लिए 40 टेस्ट व 15 एक दिवसीय मैच उन्होंने खेले हैं। भारतीय क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ टीम के कोच भी रहे थे। बीसीसीआई ने उन्हें अपने सर्वोच्च सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी 2018 में सम्मानित किया था। कैंसर के उपचार के लिए वह कुछ दिनों से लंदन में रह रहे थे तथा अभी 1 माह पूर्व ही वह स्वदेश लौटे थे। उनके उपचार के लिए 1 करोड़ की सहायता बीसीसीआई ने उन्हें प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो सभी विकल्पों को ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में 3 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया, तो ये सही है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 1940 में जन्मी यामिनी कृष्णमूर्ति ने भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी व ओडिसी में विशेष ख्याति प्राप्त की थी, तो ये भी सही है। नई दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस नाम से नृत्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी उन्होंने की थी, ये भी सही है। वह पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 2001 में तथा पद्म विभूषण 2016 व संस्कृत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित थी, तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया, तो यह मनाया गया 1 अगस्त को। और अर्थ ओवरशूट क्या है, तो अर्थ ओवरशूट से तात्पर्य है कि किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। अर्थ ओवरशूट डे एक अनुमान मात्र है तथा इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। इस वर्ष 2024 में यह 1 अगस्त को माना गया। पिछले वर्ष 2023 को यह 2 अगस्त था तथा 2022 में 28 जुलाई माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो यह आयोजित हुआ भारत के नई दिल्ली में। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के संगठन बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआई के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। हाल ही में किस शहर के एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में वर्षा का पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु हो गई, तो यह दिल्ली की घटना है। बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन 3 से 16 अगस्त 2024 के बीच कहाँ आयोजित हुआ, तो यह नई दिल्ली में हुआ। 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में संपन्न हुआ, तो यह खान क्वेस्ट। तो मंगोलिया की मेजबानी में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट उलान बटार में 27 जुलाई से 9 अगस्त को संपन्न हुआ। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहित 23 देशों की टुकड़ियां इसमें शामिल हुई। कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को देख लेते हैं। तो हाल ही में उदार शक्ति संयुक्त अभ्यास 2024 भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया, श्रीलंका, मंगोलिया, मलेशिया या ओमान, तो यह मलेशिया के साथ संपन्न किया। और इस सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने भाग लिया और यह मलेशिया के क्वांटम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और श्रीलंका का 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 कहाँ संपन्न हुआ, तो यह संपन्न हुआ श्रीलंका के मादुरु आया में। भारत और श्रीलंका के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण मदुरु युवा स्थित आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में 12 से 15 अगस्त को संपन्न हुआ। इस वार्षिक संयुक्त अभ्यास का आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से होता है। इसका पिछला 9वां संस्करण पुणे में आयोजित हुआ था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना की मेजबानी में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास तरंग शक्ति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, तो सभी विकल्प को ध्यान से सुनिएगा। तरंग शक्ति 2024 का पहला चरण तमिलनाडु के कोयम्बटूर के निकट सुलूर में एयरबेस पर 6 से 14 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था तथा दूसरा चरण जोधपुर में सितंबर 2024 तक चला। कुछ यहाँ पे इधर है, सितंबर 2024 तक चला, ठीक है। भारत के अतिरिक्त फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन की वायुसेनाओं ने इसमें भाग लिया। और तीसरा विकल्प है अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस व संयुक्त अरब अमीरात आदि दूसरे चरण अभ्यास में शामिल हुए। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है तरंग शक्ति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा 24 अगस्त 2024 को कर दी, तो ये है शिखर धवन। शिखर धवन ने, आप उनका आंकड़ा देख सकते हैं, सभी प्रारूपों से
संन्यास की घोषणा कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके बारे में, कब उन्होंने डेब्यू किया, कितने मैच खेले हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 प्रारूप में खेले गए महिलाओं का 9वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए, उसके बाद विकल्प चुनना है। यह टूर्नामेंट बांग्लादेश की मेजबानी में 9 से 28 जुलाई 2024 को खेला गया। दूसरा कथन है T20 प्रारूप में खेले गए इस 9वें एशिया कप क्रिकेट में 8 टीमें शामिल थी। तीसरा कथन है भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने पहली बार यह टूर्नामेंट अपने नाम किया। चौथा है आगामी 10वें एशिया कप आयोजन 2026 में प्रस्तावित है। तो एक को छोड़कर, यानी यह टूर्नामेंट बांग्लादेश की मेजबानी में नहीं हुई, क्योंकि बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ पे हुए तख्ता पलट के बाद उसे चेंज करके यूएई कर दिया गया था। ठीक है, तो बाकी 2, 3, 4 विकल्प सही है। ठीक है, भारत 7 बार इसका विजेता रहा है। इस श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 304 रन बनाने वाली श्रीलंका की चमीरा अट्टापट्टू को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 10 विकेट भारत की दीप्ति शर्मा ने लिया। आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने गलती से यूएई बोल दिया था। जो 9वां संस्करण है वो बांग्लादेश से चेंज करके श्रीलंका में किया गया था और श्रीलंका की मेज़बानी में हुआ और श्रीलंका ने ही यह एशिया कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, गलती एरर को आप चेंज कर लीजिएगा, यूएई में नहीं बल्कि बांग्लादेश में प्रस्तावित था, लेकिन उसे चेंज करके श्रीलंका कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो यह चुने गए हैं जय शाह। अक्टूबर 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह इस पद पर न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान 1 दिसंबर 2024 से लेंगे। जय शाह के ही एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण उन्हें निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, को आईसीसी के चेयरमैन पद पर संभालने से पहले बीसीसीआई के सचिव पद से उन्हें त्यागपत्र देना होगा। आईसीसी के चेयरमैन या अध्यक्ष बनाए जाने वाले वह 5वें भारतीय। इससे पूर्व आईसीसी के प्रमुख रहने वाले भारतीयों में जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर शामिल हैं। हाल ही में किस देश के बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 1 ओवर में 39 रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया? तो यह खिलाड़ी है सामोआ का। ठीक है, सामोआ का जो खिलाड़ी है डेरियस विसर, इसने गेंदबाज जो है नलिनी निकीपो जो कि वनातु के हैं, उनके 1 ओवर में 20 अगस्त 2024 को 39 रन बनाए और उन्होंने युवराज सिंह के 36 रन का रिकॉर्ड भी बीट कर दिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एवं महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता? तो यह जीते हैं जानिस सिनर व अरियाना सेबालेंका। तो पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में इटली के जानिस सिनर ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर तथा महिलाओं का एकल खिताब अमेरिका के ही जेसिका पागुला को फाइनल में बेलारूस की अरियाना सेबालेंका ने हराकर यह खिताब जीता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इटली के जानिस सिनर और बेलारूस की अरियाना सेबालेंका को। महिला युगल का खिताब जहाँ अमेरिका के आसिदा मोहम्मद और न्यूजीलैंड के एरिक राउटफिट लिफ की जोड़ी ने जीता। तो पुरुष युगल का खिताब अल सल्वाडोर के मार्सेलो व क्रोएशिया के मैट पाविट ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविस कप के लिए भारतीय टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष सिंह को। पूर्व टेनिस खिलाड़ी आशुतोष सिंह डेविस इस पद पर आशीन अली का स्थान लिया है। जाशीन अली 11 वर्ष से भारतीय डेविस कप के कोच थे तथा उन्होंने 14 अगस्त को पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। हाल ही में भारतीय जूनियर हॉकी टीम का राष्ट्रीय कोच किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश, अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने वाले PR श्रीजेश को बनाया गया। तो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने के बाद जूनियर टीम के राष्ट्रीय कोच बनाए गए थे। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न डच ग्रां प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता? तो यह जीते मैक्लोरन टीम के लैंडो नॉरिस ने जीता। हाल ही में अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ खेला गया? तो यह जॉर्डन के अम्मान में खेला गया और इसमें भारत ने 5 स्वर्ण 1 रजत व 4 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। इनमें से 8 पदक महिला पहलवानों ने और 2 पदक पुरुष पहलवानों ने जीता। 8वीं मुंबई मैराथन
मुंबई हाफ मैराथन दौड़ 2024 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा? तो चंदन यादव प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर नीतीश कुमार और तृतीय स्थान पर पीयूष मसाने रही। वहीं महिला वर्ग में प्रथम स्थान रवीना गायकवाड़, दूसरे स्थान पर सैनिट लेसार्ज व तृतीय स्थान पर रुक्मणी भावड़े रहीं। 8वीं मुंबई हाफ मैराथन दौड़ 2024 में महिला वर्ग का विजेता रही तो रवीना गायकवाड़ रही। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अक्टूबर 2024 की प्रतियोगिता दर्पण की यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।